डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे एक एग्जाम्पल का. इन दिस एग्जाम्पल इट इज़ गिवन दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू सिनुसॉइडल वेव्स प्रोपगेटिंग थ्रू ए स्ट्रिंग आर गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस. ये दो सिनुसॉइडल वेव्स हैं. एक वेव है जिसका इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू 4 sin 20x माइनस 30t और दूसरा इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू 4 sin 25x माइनस 40t, where x and y are in centimeter and t is in second. यहाँ दो क्वेश्चन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के साथ जिसका आंसर हमें फाइंड करना है. ए है कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स at a point x is equal to 5 centimeter and time t is equal to 20 सेकेंड. तो इस कंडीशन में x 5 सेंटीमीटर है और t 2 सेकेंड है. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है. और बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है व्हेन दीज वेव्स इंटरफियर्स व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द इंटेंसिटीज. तो देयर आर two questions from this given data A और B जो हमें फाइंड करना है. Now solution of this question. The two equations of the wave which are arriving is given. y1 is equal to 4 sin 20x minus 30t और y2 है 4 sin 25x माइनस 40t. तो हम इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने जा रहे हैं. तो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दो इक्वेशंस दिए हुए हैं. y1 इज इक्वल टू 4 sin 20x माइनस 30t और y2 इज इक्वल टू 4 sin 25x माइनस 40t. ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमें आंसर फाइंड करना है, ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का, टू फाइंड द फेज डिफरेंस व्हेन x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. व्हेन x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है फेज डिफरेंस. तो therefore let us substituting these values of x and t in this equation for y1 and this equation for y2. So therefore you can write y1 is equal to 4 sin 20x and what is the value of x? The value of x is 5 centimeter. So therefore into 5 minus 30t and what is the value of t? 2 सेकेंड. तो therefore into 2. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. तो therefore you can write here this will be equal to 4 sin और ब्रैकेट में आएगा 20 into 5 100 माइनस 30 into 2 that is 60. Therefore this is equal to 4 sin और 100 में से 60 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 40. तो ये इक्वेशन एक मिल गया हम ये इक्वेशन हमें मिल गया फॉर y1. तो therefore y1 इज इक्वल टू 4 sin 40. अब इसी तरह से जो दूसरा इक्वेशन दिया गया है, दिस इक्वेशन इज y2 for y2. तो therefore y2 is equal to 4 sin 25x माइनस 40t और x की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर और t की वैल्यू है 2 सेकेंड. तो therefore this will be equal to 4 sin 25 into 5 minus 40 into 2. It is given to you. So therefore after simplification you can write here this will be equal to
4 sin 25 इंटू 5 125, तो ये हो जाएगा 125 एंड माइनस 40 इंटू 2 इट विल बी 80। अब इजीली इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना मिलेगा? सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलेगा 45। तो देयरफॉर 4 sin 45। तो दो इक्वेशंस हमने सिंप्लीफाई कर लिए। पहला इक्वेशन हमारे पास आ गया y1 इज इक्वल टू 4 sin 40 और दूसरा इक्वेशन मिल गया y2 इज इक्वल टू 4 sin 45। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फाइंड द फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितना होगा? हमने पहले ही दो इक्वेशंस लिखा था, जिसे आप मान लो एक इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a साइन y1 इज इक्वल टू कैपिटल ए भी ले सकते हैं हम एम्पलीट्यूड के लिए, a साइन ओमेगा टी, और दूसरा इक्वेशन मिल गया y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो इन दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस कितना है? दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो यहाँ ओमेगा टी है और यहाँ ओमेगा टी प्लस 5 है, तो इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया? 5। ऐसे ही आप यहाँ देखो, यहाँ एक इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू 4 sin 40 और दूसरा इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू 4 sin 45। तो इनका फेज डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज द फेज डिफरेंस। तो देयरफॉर हियर यू कैन राइट द फेज डिफरेंस just like this. Phase difference will be equal to एक जगह था 4 sin 40 और दूसरा इक्वेशन क्या मिला था? 4 sin 45। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 5 रेडियन, 5 रेडियन। बिकॉज इसको हमने कैसे फाइंड किया? इसको ऐसे फाइंड किया, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस माइनस नहीं करना, डिफरेंस फाइंड करना है। तो जो बिग क्वांटिटी है उसमें से स्मॉल क्वांटिटी को माइनस करेंगे, तो बिग क्वांटिटी है 45, स्मॉल क्वांटिटी है 40, तो देयरफॉर फेज डिफरेंस विल बी 45 minus 40, this will be equal to 5 radian. तो in this way you can find the phase difference। और second part of the question क्या है कि to find the maximum and minimum values of the intensity। तो let us find the maximum and minimum values of the intensity। The two waves which are given to you are y1 is equal to 4 sin 20x minus 30t और y2 is equal to 4 sin 25x minus 40t। ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं वेव के। तो हमें यहाँ फाइंड क्या करना है? मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड करनी है और मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड करनी है, राइट? नाउ you know that intensity is directly proportional to square of the amplitude। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो जब दोनों वेव अराइव करेंगे तो इंटरफेरेंस के बाद इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी होगी और इंटेंसिटी मिनिमम कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। और इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना होगा उस पॉइंट पर, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम है, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम आता है तो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो मतलब हमें क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करनी है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स
Now here you can see this is amplitude of first wave and this is the amplitude of second wave. मतलब दोनों ही waves की जो amplitude है वह equal है. तो therefore you can write A1 is equal to 4 centimeter and also A2 is equal to 4 centimeter. दोनों ही equal है. Now if two waves are arriving at a point in the same phase, अगर दोनों ही waves का फेज सेम है, मतलब फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए. तो अगर फेज डिफरेंस 0 है तो एम्पलीट्यूड कितना होगा. तो व्हेन फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0, फेज डिफरेंस 0 होने का मतलब क्या हुआ, दोनों ही वेव सेम फेज में अराइव होते हैं तो फेज डिफरेंस 0 होगा. तो देयरफॉर इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. मतलब इंटेंसिटी होगी सेम फेज में आने के बाद से A1 प्लस A2 दोनों का सम होगा और स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड स्क्वायर कर देंगे इसके ऊपर. तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर A1 और A2 को जब हम ऐड करेंगे तो वह मैक्सिमम होगा. तो देयरफॉर यू कैन से हियर द इंटेंसिटी विल बी maximum. तो intensity will be maximum when the waves are arriving at a point in the same phase, means the phase difference is equal to 0, then intensity is said to be maximum. Now substituting here the values of amplitudes of both the waves. तो A1 कितना है 4 centimeter और A2 कितना है 4 centimeter. तो therefore 4 plus 4 का होल स्क्वायर करेंगे and 4 plus 4 is equal to 8 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो it will be 64. Now, when the waves are arriving at a point just in the opposite phase, means phase difference is equal to, when phase difference इज इक्वल टू पाई रेडियन. पाई का मतलब कि अपोजिट फेज. और जब फेज डिफरेंस पाई होगा तो इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू A1 माइनस A2 होल स्क्वायर. और A1 माइनस A2 होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा, A1 कितना है 4 सेंटीमीटर और A2 कितना है 4 सेंटीमीटर. तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो दिस विल बी 0. तो अब ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, हमने फाइंड किया. एक जब सेम फेज में वेव अराइव हो रहे हैं तो इंटेंसिटी मिली हमें 64 और अपोजिट फेज में अराइव होने पे इंटेंसिटी मिली 0. तो हम बोल सकते हैं कि यह मिनिमम होगा. दिस विल बी मिनिमम एंड दिस विल बी maximum. So therefore you can say when the waves arrives in the same phase, that is the phase difference is equal to 0, then intensity will be maximum and its value will be 64. But when the waves arriving in the opposite phase, therefore the intensity will be 0 and this is the minimum value of the intensity. Now this is example 6.2 of your textbook. In this example, a progressive wave travels on a stretched string. A particle on this string takes 4 milliseconds to move from its mean position to 1 by its एक्सट्रीम पोजीशन. मतलब कि मीन पोजीशन से जो नेक्स्ट आने वाला एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है, 4.0 मिलीसेकेंड. द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग विच आर एट देयर मीन पोजीशन एट ए सर्टेन टाइम इंस्टेंट इज 2.0 सेंटीमीटर. फाइंड द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ द वेव. तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे.
Now this is the wave which is the propagating. ये वेव प्रोपगेट कर रही है। तो यहाँ पे दो एक्सिस हैं, वेरिएशन, ये डायग्राम ए इसको हम बोल देते हैं, और विथ टाइम ये वेव प्रोपगेट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ वेव कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है। वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल when the wave is propagating. So now wave is propagating along the x-axis and particle of the medium are vibrating along the y-axis. तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे मीन पोजीशन आया, और मीन पोजीशन के बाद नेक्स्ट कमिंग जो एक्सट्रीम पोजीशन होगा, दिस इज द नेक्स्ट कमिंग एक्सट्रीम पोजीशन, एंड देन दिस विल बी द मीन पोजीशन, एंड दिस इज अनदर एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब वेव किसी मीडियम से प्रोपगेट करेगी तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन एक के बाद एक बनते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैक्सिमम है, और कितना है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे आने में कितना टाइम लगा, इट इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन 4 मिलीसेकेंड, 4 मिलीसेकेंड। अब बी पार्ट ऑफ द डायग्राम हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। नाउ लुक हियर, वेव प्रोपगेट कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस। ये क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। दिस गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग द वाई एक्सिस, और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, मतलब एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करता है। वेव आगे बढ़ेगी टाइम के साथ। नाउ दिस इज द मीन पोजीशन एंड दिस इज आल्सो द मीन पोजीशन। तो एक मीन पोजीशन से दूसरे मीन पोजीशन तक आने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होता है, 2 सेंटीमीटर। इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। ये भी मीन पोजीशन है, ए इज मीन पोजीशन एंड बी इज आल्सो मीन पोजीशन एंड दिस सी इज आल्सो मीन पोजीशन, राइट। द पार्टिकल टेक्स 4 मिलीसेकेंड, 4 मिलीसेकेंड। कहाँ से कहाँ आने में, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे आने में पार्टिकल ने कितना, वेव ने कितना टाइम लिया, 4 मिलीसेकेंड। तो देयरफॉर इट विल बी 4, और मिली को आप एक्सप्रेस करो, मिली को हम क्या बोलेंगे, 10 टू द पावर -3। तो दिस विल बी 4 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड। मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड में वेव एक मीन पोजीशन से नेक्स्ट कमिंग एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाती है। तो देयरफॉर दिस इज द क्वार्टर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन। कंप्लीट ऑसिलेशन कहाँ होता है, आप देख रहे हैं कि ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया, दिस इज ए कंप्लीट ऑसिलेशन। अगर इसको इस स्मॉल सेगमेंट पे अगर आप डिवाइड करो तो ये हाफ ऑसिलेशन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हाफ ऑसिलेशन और ये भी हाफ ऑसिलेशन। तो यहाँ तक अगर वेव पहुँची तो ऑसिलेशन कितना कंप्लीट हुआ, 1/4 ऑसिलेशन हुआ, कि ये 1/4, ये 1/4, इस तरह से 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में। तो ये 4 पार्ट्स मिलके कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक वेव को पहुँचने में ऑसिलेशन कितना कंप्लीट हुआ, 1/4 ऑसिलेशन। तो 1/4 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में टाइम कितना लगा, 4 मिलीसेकेंड। तो कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, इसके 4 टाइम्स टाइम लगेगा। तो देयरफॉर फॉर कंप्लीट ऑसिलेशन टाइम टेकन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन और पीरियोडिक टाइम एंड रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल T। तो देयरफॉर कैपिटल T विल बी इक्वल टू 4 इंटू 4
millisecond and this will be equal to 16 millisecond. और 16 मिलीसेकेंड को जब हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी 16 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड. तो देयरफॉर पीरियडिक टाइम विल बी 16 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड. हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करना है. तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी, यू नो दैट फ्रीक्वेंसी reciprocal of periodic time is called frequency. So therefore this will be equal to 1 upon capital T and therefore this will be equal to 1 upon 16 into 10 to the power -3. और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज होगा या वाइब्रेशन पर सेकेंड. तो देयरफॉर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा 10 टू द पावर 3 एंड डिवाइडेड बाय 16. और जब फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे 10 टू द पावर 3 का मतलब होता है 1 के बाद से 3 ज़ीरोज़. तो 1000 को 16 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये होगा 62.5. और यूनिट क्या आएगा? यूनिट होगा वाइब्रेशन पर सेकेंड or revolution per second, means oscillation per second and the unit is hertz. ऐसा यूनिट होता है hertz. तो फ्रीक्वेंसी हमें मिल गया और फ्रीक्वेंसी हो गया 62.5 hertz. Now in this question we have to find frequency, wavelength and speed. तो फ्रीक्वेंसी अब भी हमने कैलकुलेट किया और फ्रीक्वेंसी हमें मिला था 62.5 हर्ट्ज. अभी हमें क्या फाइंड करना है? वेवलेंथ फाइंड करना है और स्पीड फाइंड करना है. नाउ लुक दिस डायग्राम बी. इसमें आप देख रहे हो कि A, B, C and D, these are the mean positions, but here the particle is vibrating upward. यहाँ पे पार्टिकल किधर वाइब्रेट कर रहा है? अपवर्ड. तो और जस्ट यहाँ से वाइब्रेशन किधर हो जा रहा है? डाउनवर्ड की तरफ, राइट. तो यहाँ पे डाउनवर्ड हो गया इस मीन पोजीशन पे और फिर यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है? अपवर्ड की तरफ. मतलब यहाँ हो गया अपवर्ड और फिर यहाँ वो अपवर्ड हुआ और यहाँ से रिवर्स हो गया, यहाँ से डाउनवर्ड स्टार्ट हो गया. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डाउनवर्ड. तो यहाँ पे वाइब्रेशन का डायरेक्शन हो गया डाउनवर्ड और यहाँ पे हो गया अपवर्ड और यहाँ पे हो गया डाउनवर्ड. तो और ये डाउनवर्ड और अपवर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर है. But you know that the definition of wavelength, the distance between any two consecutive particle having the same state of vibration is called wavelength. The distance between any two consecutive particles of the medium having the same state of vibration is called wavelength. So here the state of vibration is in downward direction and here the state of vibration is also in the downward direction. So therefore you can say the distance between this and this particle is called wavelength, and this distance is 2 centimeter and this distance will be also 2 centimeter. So therefore this whole distance will be 4 centimeter. So therefore you can say here the wavelength और wavelength का symbol होता है lambda. This is equal to 4 centimeter because the units used here are in सेंटीमीटर. यहाँ पे सेंटीमीटर में वैल्यू दिया गया है डिस्टेंस का, इसलिए हमने सेंटीमीटर को सेलेक्ट किया. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है स्पीड फाइंड करना है. किसकी स्पीड फाइंड करनी है? स्पीड ऑफ द वेव. तो स्पीड ऑफ द wave, that is V is equal to n lambda. You know that. What is n? N is the frequency and lambda is the wavelength. और frequency हमने पहले ही फाइंड किया था
this will be equal to 62.5 hertz, or lambda, that is the wavelength, is 4 सेंटीमीटर, वेवलेंथ 4 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पे जो हम यूनिट सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो SI यूनिट सेलेक्ट करने जा रहे हैं, इसलिए हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.04 मीटर। अब वेवलेंथ कितना हो गया? 0.04 मीटर, और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी SI यूनिट में दिया हुआ है 62.5 हर्ट्ज। तो देयरफॉर वेलोसिटी विल बी 62.5 इंटू 0.04, एंड देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो अभी हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करना था? पहले तो फाइंड करना था फ्रीक्वेंसी मिल गया 62.5 हर्ट्ज। वेवलेंथ फाइंड करना था, वेवलेंथ हो गया 4 सेंटीमीटर, दैट इज 0.04 मीटर, एंड speed of the wave is 2.5 meter per second. Next part of this topic will be in the next lecture. Thank you.